इस सीरीज की पिछली वीडियो में जिसको मैंने शुरू किया था उसमें मैंने बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लुसेंट की किताब से आप क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और थोड़ी सी मैंने उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी थी कि मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर और चोला एम्पायर, इन सब चीज़ों को जो है आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। वैसे लुसेंट की बुक में जितना दिया हुआ है वो एनफ है प्राचीन भारत के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए। लेकिन अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास से भी उसको कवर कर लेते हैं तो आपका जो है कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और यही सबसे बेस्ट तरीका भी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का। फैक्ट आपको याद रहना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट जब याद रहेगा आपको, कॉन्सेप्ट जब समझा हुआ रहेगा आपको, तो फैक्ट अपने आप याद हो जाएगा। इसी सीरीज की दूसरी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि मध्यकालीन भारत में 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। और जिनके पास भी समय की कमी है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी हो सकती है, वैसे सभी के लिए उपयोगी है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत आपका शुरू होता है 33 से, है ना, 33 पेज नंबर से। ये मेरा स्मॉल वर्जन है लुसेंट का। ठीक है, आजकल तो बड़े और लंबे वाला जो वर्जन आया वो आया है, तो आप देख लीजिएगा मध्यकालीन भारत वहां से। तो इसमें क्या है ना, पहला जो है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो अरब में जो है, देखिए कि अरबों ने सबसे पहले जो 712 ईस्वी में जो है वो सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो पहला आक्रमण किसने किया था अरबों में? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दो लाइन जो है ना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक लाइन आपको ये बिल्कुल ही पता होना चाहिए, ये बहुत बार पूछा गया है कि अरब आक्रमण के समय सिंध का जो राजा था वो कौन था? तो दाहिर था। ठीक है, तो ये छोटा सा लाइन है, इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, खास करके जो प्रथम 3 लाइन है, समझ गए। उसके बाद आता है आपका महमूद गजनी। तो इसमें क्या है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, पूछा गया है क्वेश्चन आपका। फिर अलप्तगीन जो था, जो इस साम्राज्य का संस्थापक था, उसका दामाद था आपका सुबुतगिन, और सुबुतगिन का जो पुत्र था वो था गजनी। ठीक है, तो महमूद गजनी से यह स्टार्ट होता है। और महमूद गजनी जो है इसके बारे में पढ़ना है कि वो शुरू में कहाँ का शासक था? तो खुरासन का शासक था। ठीक है, छोटा सा ये भी टॉपिक है, कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। सबसे फेमस जो आक्रमण था वो कब था? सबसे पहला आक्रमण था वो कब था? सबसे लास्ट का आक्रमण था वो कब था? ठीक है, सबसे फेमस वाला जो था 1024 में था, और सबसे लास्ट का जो आक्रमण था 1027 में था। ठीक है, तो 1001 से लेकर के इसने 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। तो महमूद गजनी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको पढ़ लेना है। आपका मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी कौन था? तो मोहम्मद गौरी जो था ना, जब गजनी भारत को लूट करके जब चला गया था तो उसने जो है गौरी के हाथों में अपना साम्राज्य जो था वो सौंप दिया था। तो मोहम्मद गौरी ने जो है वो 3 युद्ध लड़े थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ में, और साथ ही साथ एक युद्ध लड़ा था जयचंद के साथ में। तो ये तीनों युद्ध जो है ना वो आपको ईयर वाइज किसके किसके साथ हुआ था और परिणाम क्या निकला था, मतलब ये जो टेबल है ना ये बिल्कुल आपको एकदम याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो ये भी बस छोटा सा लाइन है, और स्पेशली ये डाटा आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं मोटा मोटी एक शब्द में अगर कहूँ कि मध्यकालीन भारत इतिहास में जो है वो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो एक होता है आपका सल्तनत काल और दूसरा होता है मुगल काल। इन दोनों के अलावा बाकी सारे टॉपिक जो है वो छोटे छोटे हैं, उसमें आपको तकलीफ नहीं होगा। लेकिन सल्तनत काल और मुगल काल में, खास करके सल्तनत काल में जो शासक का क्रम था, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, कौन कहाँ मरा था, कौन क्या था नहीं था, क्या क्या चीज़ें बनवाई गई, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। साथ ही इसके शासन व्यवस्था के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहले गुलाम वंश आया था, है ना, तो गुलाम वंश आया था तो इसका जो कौन था संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कौन था ये? तो किसी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। तो गजनी का गुलाम था गौरी, गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका दामाद था आपका इल्तुतमिश, जो कि इसके बाद में शासन किया था, जिसने कुतुब मीनार की काम जो है वो खत्म करवाया था। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चौगान खेलते समय किस राजा की मृत्यु हुई थी? इस तरह से भी चीज़ें घुमा करके पूछ दी जाती हैं। ठीक है, लाख बख्श किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये बॉक्स में जो आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि एकता प्रणाली किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलवाई थी। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सल्तनत काल में गुलाम वंश में जो चांदी का सिक्का था उसको क्या कहा जाता था? तो टक्का कहा जाता था उसको। ठीक है,
और उसके बाद जो 40 गुलाम सरदारों यानी तुर्कान चिहलगानी किसकी शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपको, ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बॉक्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब गुलाम वंश चूंकि सल्तनत काल का सबसे पहला वंश है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अच्छे से पढ़ना है। और इसमें बहुत सारे राजा थे, जैसे कि मोटा मोटी आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन के बाद जो है इल्तुतमिश आया था, उसके बाद जो है रजिया सुल्तान आए थे, लेकिन बीच में बहुत सारे शासक आए थे जिसको कि तुरंत हटा दिया गया या तो किसी के द्वारा मार दिया गया। तो वो क्रम पूछ लेता है कभी कभी, तो वो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपका बलवन आता है। बलवन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था जो इल्तुतमिश ने चालू किया था, तुर्कान चिहलगानी को, उसको ख़त्म किया था। साथ ही साथ इसने जो है वो दीवाने अर्ज नाम की एक संस्था भी बनाई थी। बाद देखिए सबसे गुलाम वंश में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट राजा है आपका बलवन। बलवन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया था? ठीक है, उसके बाद सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने करवाया था? लॉ एंड रक्त की नीति का पालन, ये तो शायद 66 में ही पूछा गया शायद, तो ये आपको पूछा ही गया है। ठीक है, और बलवन की उपाधि उलुग खान की थी, तो उलुग खान की उपाधि किसको दी गई थी? तो मतलब गुलाम वंश में मोटा मोटी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलवन, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। खिलजी वंश का कार्यकाल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा था, 1290 से लेकर के 1320, मतलब 30 साल का शासन रहा था। लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोग जो है ना इसमें यही कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी चीज़ें किस राजा ने करवाई थी। मैं भी अक्सर ये कंफ्यूज कर जाता था जब भी अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश, इन सब में कंफ्यूज कर जाता था। तो ये आपको अच्छे से करना है। जैसे कि घोड़ा दागने की प्रथा को किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, है ना। खस्म का जो सुल्तान का हिस्सा कितना होता था? तो 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया गया था। लालची किस्म का राजा था ये। साथ ही साथ जो है ये इतने सारे इसने जो काम करवाए थे, दीवाने रियासत, सायना मंडी, बड़ीद, मोहिनियान या गुप्तचर, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछा था दीवाने रियासत किससे संबंधित था? तो ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था, तो ठीक है ना, बाजार नियंत्रण से संबंधित था। साहने मंडी क्या थी भाई? तो प्रत्येक बाजार में बाजार का जो अधीक्षक होता था उसको साहने मंडी कहते था, है ना। वरीद किसको कहते थे? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या होता था? तो ये जो बाजार में जो वस्तुओं का परमिट जारी करता था उसको कहते थे परवाना नवीस। तो ऐसा नहीं है कि जो लूसेंट में लाल लाल कलर से जो आपको किया गया है वही इंपॉर्टेंट है। कई बार बीपीएससी तेज होती है और वो समझ जाती है कि क्या है, तो देवी अधिकार के सिद्धांत जिसमें किसी तरह का लाल नहीं किया गया वो भी पूछ सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक था खिलजी वंश में, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फिर आपका आता है तुगलक वंश। तो देखिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसमें कौन कौन पहले आया था और इसके बाद भी कौन सा वंश आया था? तो तुगलक वंश के बाद सभी लोग समझते हैं कि लोदी वंश आया था, लेकिन बीच में एक वंश था जिसके बारे में मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तुगलक वंश में 2 शासक थे अच्छे तरह से। एक कौन था? एक आपका मोहम्मद बिन तुगलक था और दूसरा था फिरोज शाह तुगलक था। इन दोनों ने अच्छे अच्छे काम किए थे, खास करके मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इनका जो है जितना भी काम है वो सभी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। प्लस तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, इन सब चीज़ों को आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अफ्रीकी यात्री इब्नु बतूता कब आया था, है ना। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने राजदूत के रूप में अपने चीन भेजा था। इससे इतना प्रभावित हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था। चीन भी इसको भेजा था राजदूत बना करके। तो ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए कि इब्नु बतूता किसके शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो ना कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ना बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से कहें उसकी शासन व्यवस्था थी ना बहुत अच्छी थी, और ये सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था जितने भी सल्तनत काल में हुए थे। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भी कई बहुत बड़े काम किए थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए खास करके मैं बताता हूँ, जौनपुर से क्वेश्चन पूछता है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 300 नए नगरों को बसाया था इसने। नहरों का निर्माण करवाया था, 5 बड़ी नहर का। ठीक है, एक नया सिंचाई कर लगाया था जो उपज का 1/10 भाग होता है। इस तरह से चीज़ें। दीवाने वंदगांव, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दीवाने खैरात है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सल्तनत काल में कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। खिलजी वंश में
अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, प्लस संस्थापक आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए मैं क्या कह रहा था कि तुगलक वंश के बाद डायरेक्टली लोधी वंश नहीं आया था, एक आया था आपका बीच में सैयद वंश, जो कि काफी फेमस नहीं था, लेकिन इसके संस्थापक का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, खिलजी खां, ठीक है। और खिलजी खां जो था वो तैमूर लंग का सेनापति था। तो ये और ये वाला जो ये लाइन है ना, रैयत आला की उपाधि किसने की थी, क्योंकि इसने जो है सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो ये जो लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। साथ ही सैयद वंश का संस्थापक कौन था, जो तुगलक वंश के बाद कौन आया था, तो सैयद वंश आया था। ये तो इन सब चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश में क्या है आपका कि लोधी वंश में आपका एक आता है बहलोल लोधी, जो कि इसका संस्थापक था। इसमें जो है ना मेनली दो शासक आते हैं, एक आता है सिकंदर लोधी, दूसरा आता है इब्राहिम लोधी। तो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के आपको इसमें तो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को आपको इसमें पढ़ना है। इब्राहिम लोधी कौन था, जिसके साथ बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को लड़ा था। और देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध जो होता है ना, उसका डेट वाइज भी आपको याद होना चाहिए। बीपीएससी जो है डेट वाइज भी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको ये खाली ईयर याद करने से काम नहीं चलेगा। और याद करने का क्या मतलब होता है, क्यों चीज़ें याद नहीं आएंगी। अब मेरा नाम राजकुमार है, इसको मुझे याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बचपन से तो मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम राजकुमार है ना। तो ये धीरे धीरे आ जाती है, तो आप भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, 1 रीडिंग 2 रीडिंग 3 रीडिंग तो समझ में आने लगेंगे। नहीं समझ में आने लगेगी तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक अपनाइए। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक आज कर लिए, ठीक है, तो पहले मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छे से उसको याद कर लिए, उसके बाद हम लोग बढ़े फिरोज शाह तुगलक में। तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है और हमेशा पूछती है, यह है आपका सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, ठीक है। मजलिसे खास, उसके बाद जो है आपका बारे खास, फिर आपका ये वाला बॉक्स पूरी तरह से एकदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो यही, किस किस ने किस किस विभाग की स्थापना करवाई थी। जैसे कि दीवाने मुस्तखराज क्या था, तो ये वित्त विभाग से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जो है स्थापित किया था। दीवाने कोही क्या था, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक का ये था, ठीक है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन ने किया था। तो ये 3 तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दीवाने बंदगांव, दीवाने खैरात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें मंत्री और उससे संबंधित विभाग, तो वजीर किसको बोलते थे, मुसारे मुमलिक किसको बोलते थे, मजूमदार किसको बोलते थे, है ना, जो बरीदे मुमालिक किसको बोलते थे, वकीले दर किसको बोलते थे, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदर उसूदर किसको बोलते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद है राजस्व कर व्यवस्था, जैसे कि उसने खराज, जकात, जजिया, ये सब के बारे में आप जानते होंगे। जजिया किसने शुरू किया था, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जकात क्या था ये पता होना चाहिए आपको, खराज क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। कॉमन सेंस यहाँ पर लगाएंगे वो काम नहीं करेगा। जैसे जो जकात था ना, वो मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था, लेकिन उस समय तो मुसलमानों के ही शासक हुआ करते थे, है ना, लेकिन फिर भी मुसलमानों पर भी धार्मिक कर लगाया जाता था। तो ये इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो शासन व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल और बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें लाइन बाय लाइन आपको रटा होना चाहिए, लेकिन पढ़ा हुआ तो होना ही चाहिए। खालसा भूमि क्या थी, ठीक ना, मसाहत किसको कहते थे, मुक्तई किसको कहते थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हदीस क्या था, सल्तनत कालीन कानून जो था वो किस किस पे आधारित था, तो शरीयत, कुरान, हदीस, इन सब पे आधारित था। तो इन सब की चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। 33 से स्टार्ट हुआ था आपका सल्तनत काल और 40 पे जाके ये खत्म हो जाता है। 7 पेज है, 7 पेज को अगर आप पेज वाइज पढ़ते हैं तो एक पेज को अगर आप 1 घंटे में अगर पढ़ते हैं तो 7 पेज को आप 7 घंटे में पढ़ लेंगे और चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से आपको याद भी हो जाएगी। प्लस पूरे मेडिवल हिस्ट्री को जो है आप 4 या 5 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं 7 घंटे इसी को देने के लिए बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। विजयनगर साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरिहर बुक का, है ना, संगम राजवंश, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक किसमें आता था, अब्दुल रज्जाक कौन था, ये कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए। किसके शासनकाल में आया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अरावली वंश, ये सब कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। मल्लिकार्जुन से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, देवराय से पूछा जाता है, हरिहर बुक का तो इंपॉर्टेंट है ही। तो विजयनगर साम्राज्य आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजसी तगड़ी, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, ये वाला आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अयंगर व्यवस्था क्या थी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
ये लाइन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो लगान था। और किसी का भी जो सबसे बड़ा स्रोत होता था वो आप कॉमन सेंस की तरह उसको लगान ही मार दीजिएगा। कर था सबसे बड़ा राज्य का, क्योंकि राजाओं को जो है वो अपने जनता से कर लेना ही पड़ेगा ना। और आज भी हमारी सरकार क्या करती है, हमसे टैक्स लेती है, तो सबसे बड़ा इनकम का स्रोत तो वही है ना। तो ये चीज़ आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, लेकिन कितना बड़ा भाग था ये आप कॉमन सेंस से नहीं लगा सकते। तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्लस ये वाली, विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे, जैसे निकोलस कोंटी, अब्दुल रज्जाक, ये दो नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस बारबोसा, बारबोसा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, ये तीन चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके किसके शासनकाल में आया था, कब कब आया था, ये याद करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा देश से आया था ये याद होना चाहिए, और किसके शासनकाल में आया था ये याद होना चाहिए। ठीक है। रक्त कोड़गे, ये आपको इंपॉर्टेंट है आपका। मुद्रा, विजयनगर की मुद्रा क्या थी, ये आपको इंपॉर्टेंट है। बहमनी राज्य से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसकी स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? ठीक है, ये बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, बहमनी राज्य से इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने छोड़ दिया था इसको। अब आता है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। जौनपुर पढ़ लीजिएगा। जौनपुर से क्या पढ़ना है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर के नाम से आप गेस नहीं कर सकते कि इसकी स्थापना किसने की थी। वहां पर दे देगा जौना खान, है ना, तो आप मार दीजिएगा जौना खान। लेकिन इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जो कि इसका भाई था, उसी के याद में इसने बनाया था। ठीक है। कश्मीर, कश्मीर से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को बोला जाता है। राजधानी कहाँ पर थी? ठीक है, इसकी इंद्रकोट में थी। आपकी कश्मीर में जो है था कि प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना की थी 1301 में। सुहादेव ने एक हिंदू, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई वहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट आती है। बंगाल में क्या है कि बंगाल की राजधानी क्या थी उस समय? तो लखनऊती, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोनारगांव और सतगांव, तो लखनऊती वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपको जो है कि इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। मालवा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुजरात भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसको बस एक लाइन देख लीजिएगा पढ़ पढ़ के, कि वो आपको चल जाएगा पता, पढ़िएगा ना तो आपको चल जाएगा पता। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल राज्य में मिला लिया। चूंकि अकबर ने मिला लिया इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए मेवाड़, मेवाड़ इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि खानवा का युद्ध, राणा कुंभा, राणा सांगा, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मेवाड़ आप पढ़ लीजिएगा। खानदेश इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। सूफी आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका सूफी आंदोलन, खास करके बिहार के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो जब बिहार का स्पेशल पढ़ेंगे सेक्शन ना, उसमें ये चीज़ अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। वैसे सूफी आंदोलन यहाँ से भी पढ़ना, और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या ख्याल रखना है, इसमें ख्याल वही रखना है कि वैसे सूफी संत के बारे में पढ़ना जिनके नाम से आप गेस नहीं कर सकते कि वो किस सिलसिले के थे। जैसे बाबा फरीद किस सिलसिले से थे ये आप गेस नहीं कर सकते, तो ये आपको पता होना चाहिए कि चिश्ती संप्रदाय के ये थे। फिर निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किस संप्रदाय से थे, तो ये भी चिश्ती संप्रदाय से थे, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। राजकुमार दारा सिकोह, दारा सिकोह किस सिलसिले का था, तो कादरी सिलसिले का था। तो वैसे चीज़ें इसमें पढ़िएगा, खास करके याद रखिएगा जिसके नाम से गेस नहीं किया जा सकता कि वो किस संप्रदाय का था। ठीक है, बाकी सभी के नाम में लगा रहता है। जैसे आप शेख अब्दुल्ला सत्तारी किस सिलसिले के थे, सत्तारी सिलसिले के थे, तो इससे गेस कर दीजिएगा। तो ये नहीं पूछेगी बीपीएससी, बीपीएससी वैसे चीज़ पूछेगी जिसको आप गेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, राजकुमार दारा सिकोह, ये सब आपको पता होना चाहिए। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में क्या इंपॉर्टेंट है, भक्ति आंदोलन में इंपॉर्टेंट है कि ये कब शुरू हुआ था। ठीक है, फिर इसको दक्षिण में ये जब शुरू हुआ था कर्नाटक और महाराष्ट्र में, तो दक्षिण से उत्तर में इसको किसने लाया था, तो ये लाया था आपका रामानंद। फिर रामानंद जो थे वो सगुन थे, निर्गुण थे। सगुन संप्रदाय के कौन थे, जैसे निम्बार्क वाला क्वेश्चन पूछा गया है, वल्लभाचार्य पूछा जा सकता है, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, ये सब सगुन थे। सगुन किसको बोलता है, जिसके भगवान का कोई स्वरूप होता है। और निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। निर्गुण क्या होता है, जिसकी भगवान की कोई कल्पना नहीं होती है, उनके लिए भगवान सिर्फ एक थे। जैसे मीराबाई कृष्ण के भक्त थे, सूरदास भी जो कृष्ण के भक्त थे। फिर आंदोलन के संत, इसमें कबीर इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, और जो गुरु नानक थे वो इंपॉर्टेंट है आपके। चैतन्य स्वामी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब हुआ चैतन्य स्वामी इंपॉर्टेंट है, धन्ना इंपॉर्टेंट है, रैदास इंपॉर्टेंट है,
ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पता होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़ के जाना है। जिनके पास समय कम है वो इस बात पे गौर करे कि बस यही पढ़ के जाना है। जिनके पास समय की कमी नहीं है, जो वर्किंग नहीं है, जिनके पास 24 घंटे हैं पढ़ने के लिए, वो किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि मैंने ही एक चीज़ कहा था। मैं कह रहा हूँ सब चीज़ पढ़ के जाइएगा। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को जिसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका मुगल साम्राज्य, पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसके बारे में मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सरयू का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सब पता होना चाहिए आपको। शेरशाह सूरी के बारे में पता होना चाहिए आपको। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, मालवा, पठार, सब पता होना चाहिए, ठीक है। जजियागढ़ समाप्त किसने किया, ये किया, वो किया, सब कुछ पता होना चाहिए इसमें। तो मुगल काल नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक लाइन आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। जैसे चित्रकारी के बारे में आप जानते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता कि चित्रकारी की शुरुआत किसने की थी, तो मैंने जो उसमें जहांगीर मार दिया था, क्योंकि चित्रकारी के लिए मैंने जहांगीर ही पढ़ा था। लेकिन शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? अकबर के शासनकाल में हुई थी। तो इस तरह ये गलती ना करें, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एनालाइज करके पढ़ना है इसको, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आलमगीर किसको बोलते थे, ये कई बार चीज़ पूछी गई है आपसे। जजियागढ़ को जो है पुनः, जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था, कई बार चीज़ें पूछी गई हैं। तो मुगल शासनकाल जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मुगल शासन व्यवस्था ये भी दिल्ली सल्तनत व्यवस्था की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। प्लस भूमि की प्रकार, खालसा भूमि किसको कहते थे, है ना। मददे मास किसको कहते थे, अब मददे मास को ही सरयू गल कहते थे। बीपीएससी पूछ सकती है, मददे मास तो पूछी ही है, सरयू गल किसको कहते थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जागीर भूमि, पोलज, है ना, यहाँ पर देखिए पोलज, प्रति, चाचर, बंजर, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। दहसाला व्यवस्था कंफ्यूज नहीं करना है आपको। करोड़ी नामक अधिकारी कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए कृषक 3 वर्गों में बांटा है, खुदाकस्त, पाहीकस्त और मुजाहिरीन। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है इसको, ठीक है। मनसबदारी प्रथा से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या था, तो मुगल कानी सैन्य व्यवस्था थी, यहाँ पर पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, ठीक है। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी प्रथा से जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबका मनसबदार कितने कितने थे, ये आपको पूछा गया था। सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में थे, सबसे ज़्यादा हिंदू किसके शासनकाल में थे, ये आपको पता होना चाहिए। जब्ती क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मोटा मोटी अगर मैं कहूँ कि दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन को आपको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो इसमें कोई भी बात गलत नहीं होगी, है ना। और बाकी मैंने बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सल्तनत काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी वंश में अलादीन खिलजी, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आता है आपका लोधी वंश। लोधी वंश में आपका क्या है, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। उसके बीच में एक आता है सैयद वंश। सैयद वंश में कौन था, खिर्ज खां। खिर्ज खां ने किसकी उपाधि ली थी, रैयत आला की उपाधि ली थी, सुल्तान की उपाधि इसने नहीं ली थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मराठा उत्कर्ष, मराठा उत्कर्ष को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शिवाजी को खाली पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। पेशवा, बाजीराव, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। शिवाजी लेकिन खास करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था ना, उसके बारे में क्वेश्चन शायद पिछले बार पूछा गया था कि अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था, है ना। तो शिवाजी आपको अच्छे से कर लेना। शिवाजी के उत्तराधिकारी को उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अनुसार से तो नहीं है, लेकिन पढ़ना सभी को है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ। बाद में ब्लेम आप हम ही को कहेंगे कि आप ही ने ऐसा किया था, तो मैं ब्लेम होना नहीं चाहता हूँ। मेरा मकसद है आपके हेल्प करना, आपकी लॉस करना मेरा मकसद नहीं है। तो अब देते हैं टाइम प्लान। तो 33 पन्ना से यह स्टार्ट हुआ था और 59 पे जाके ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 9 में से 3 गया 6 और 26 पन्ना। एंशियंट में आपका कितना था, 32 पन्ना। तो बताइए 32 पन्ना और 36 पन्ना, 32 पन्ना और 26 पन्ना के लिए आपको कितना समय चाहिए। 32 पन्ना को अगर मैं पढ़ने चलूँ तो 3 से 4 घंटे मुझे चाहिए सीरियसली। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको जो है अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें आप पूरा 1 दिन लगा दीजिए, 2 दिन लगा दीजिए, ठीक है। 26 पढ़ने के लिए आपको पूरा 1 दिन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय की कमी उतनी भी नहीं है, ठीक है। समय पे भी मैं बात करूंगा आने वाली वीडियो में। तो फिलहाल इतना ही था मिडाइवल पीरियड से, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी। सूफी संत में क्या पढ़ना है आपको, सूफी संत में वैसे का नाम याद रखना है जिससे कि आप गेस नहीं कर सकते कि कौन से सिलसिले और कौन से संप्रदाय के थे। खास करके बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, दारा सिको, ठीक है।
भक्ति आंदोलन में क्या, रामानंद, संत कबीर, गुरु नानक देव, ठीक है, ये सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। तो मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया, बाकी आपको पढ़ना कैसे है वो आप पढ़िए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दिया जा सके, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत को देखेंगे।